नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग उत्सर्जन तंत्र का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर मैंने जीवों का वर्गीकरण बताया था। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं एमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरेकोटेलिज्म। ये तीन होते हैं आपके पास में, है ना, जो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में बात भी किया था। यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने दो के बारे में डिस्कस कर लिया था, एमोनोटेलिज्म और यूरियोटेलिज्म। यानी कि एमोनोटेलिज्म मतलब ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और यूरियोटेलिज्म मतलब ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूरेकोटेलिज्म किसको कहते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीवों को यूरेकोटेलिक जीव कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यूरेकोटेलिज्म कहलाती है। तो दो के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में जानकारी दे चुका था, एक और है इसके अंदर, मतलब दो के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इसमें 3 नंबर पे मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि 2 तक मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, इसलिए 3 नंबर से डायरेक्ट शुरुआत कर रहा हूं। यहाँ पे जो है अपने पास में क्या, यूरेकोटेलिज्म। यूरेकोटेलिज्म, टेलिज्म जम यानी टेलिज्म लगा है पीछे, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। ये क्या एक प्रकार की प्रक्रिया है, और टेलिक लगा होता तो मतलब जीव है। समझ रहे हो? तो यूरेकोटेलिज्म में क्या होगा आपके पास में, यूरेकोटेलिज्म में होगा कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो है, N2 वेस्ट जिसको अपन कहते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो है वो इसके अंदर कौन है, यूरिक अम्ल है। कौन है बेटा, यूरिक अम्ल। मतलब यूरिक अम्ल का क्या होगा, यहाँ पे उत्सर्जन होगा। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, जीव यूरिक अम्ल को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, यूरेकोटेलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेकोटेलिज्म कहते हैं। 2 नंबर पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉइंट की, यूरेकोटेलिज्म के अंदर ही, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये बहुत ही क्या होता है, जटिल प्रक्रिया होती है यूरिक अम्ल को बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि यूरिक अम्ल का निर्माण, यूरिक अम्ल का निर्माण करना, यूरिक अम्ल का निर्माण करना एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए क्या होता है, बहुत अत्यधिक एटीपी की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। ऑलराइट, ये आपके पास में आएगा इसके अंदर। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट में अपने पास में क्या आ रहा है कि ये निर्माण कहाँ हो रहा है, यूरिक अम्ल का निर्माण कहाँ हो रहा है, वो अपन को बात करनी पड़ेगी। ठीक है, यूरिक अम्ल हमेशा अमोनिया से उत्सर्जित होता है। कहाँ से बनता है, अमोनिया से बनता है। कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है। तो अमोनिया द्वारा निर्मित, ठीक है, और कहाँ पे बनेगा, यकृत में। और यकृत में क्या होगा, सबसे अधिकतम बनेगा, मतलब सर्वाधिक जहां पे बनता है यूरिक अम्ल, कहां बनता है, यकृत में बनता है। इसके अलावा कुछ भाग यूरिक अम्ल का वृक्क यानी किडनी में, किसमें, वृक्क यानी कि किडनी में भी संश्लेषित होता है। तो कहां कहां संश्लेषण हो रहा है इसका, 2 जगहों पे संश्लेषण हो रहा है। एक क्या है आपके पास में, एक आपके पास में आ रहा है किसमें, यकृत के अंदर संश्लेषण हो रहा है। किसमें हो रहा है, यकृत के अंदर हो रहा है। और एक हो रहा है आपके पास में किसमें, वृक्क के अंदर संश्लेषण हो रहा है, यानी कि किडनी के अंदर संश्लेषण हो रहा है। ठीक है, अमोनिया द्वारा निर्मित है, यकृत में अधिकतम हो रहा है। कुछ भाग यूरिक अम्ल का जो होता है वो किसमें होता है, किडनी के अंदर संश्लेषित होता है। ऑलराइट, यूरिक अम्ल होता है वो विषैला नहीं होता है या कम विषैला होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब अपन ने अमोनोटेलिज्म पढ़ा था तो अपन ने कहा था कि अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा विषाक्त होता है, यानी विषैला होता है। उसके बाद में यूरिया जो होता है वो अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है। और यूरिक अम्ल जो है वो सबसे कम विषैला है। किनमें, अमोनिया के कंपैरेटिवली, यूरिया के कंपैरेटिवली सबसे कम विषैला कौन है, यूरिक अम्ल है। तो यहाँ पे अपन लोग एक बिंदु दर्ज कर सकते हैं ना इसके बारे में, कुछ इस प्रकार से देखिएगा क्या आ जाएगा आपके पास में,
यूरिक अम्ल कम विषैला होता है। ठीक है, ये विषाक्तता इसके अंदर क्या रहती है आपके पास में, कम रहती है, अर्थात ये शरीर के अंदर अगर रहेगा तो ये शरीर के ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात याद रखना, यह क्या होता है आपके पास में, जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है बेटा, जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, ये दूसरा आ जाएगा। तीसरा बिंदु याद रखें, इसको शरीर से निकालने के लिए कम मात्रा के अंदर जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए 300 से 500 ml जल की आवश्यकता पड़ती है, जो मैंने आपको कल बताया था। अगर 1 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करना है तो उसके लिए 50 ml जल की आवश्यकता पड़ती है। और यदि 1 ग्राम यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करना है, इसका 1 ग्राम यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करना है, तो इसके लिए केवल और केवल 10 ml पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि वो जल के अंदर बहुत ही अत्यधिक मात्रा के अंदर घुलनशील अवस्था में रहता है। यूरिया को उससे कम आवश्यकता पड़ती है और यूरिक अम्ल को सबसे कम आवश्यकता पड़ती है इसको शरीर से बाहर यानी देह से बाहर त्यागने के लिए। बातचीत याद रखिएगा आप इसके अंदर। ठीक है ना, जल के अंदर क्या है आपके पास में, अघुलनशील है आपके पास में, और इसलिए 1 ग्राम यूरिक अम्ल होता है, उसको कितना होता है, 10 ml वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है। अब जो पक्षी होते हैं, पक्षी और रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें क्या होता है आपके पास में कि यूरिक अम्ल जो होता है वो आपके पास में लिक्विडिफाइड मतलब द्रव्य अवस्था में होता है। तो पक्षी और रेप्टाइल्स का जो किडनी है वो इस यूरिक अम्ल को कहाँ पे भेजता है, क्लोएका के अंदर भेजता है। क्लोएका एक सामान्य रास्ता होता है गुदा का, और साथ ही साथ में आपके पास में क्या होता है, मिथुन का। ठीक है, तो क्लोएका में भेजता है। क्लोएका क्या करता है कि पानी का क्या करता है, यहाँ पे अवशोषण करता है। तो पानी जब यूरिक अम्ल से निकल जाता है तो उसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और जो विष्ठा होती है वो क्या हो जाती है, सॉलिडिफाइड हो जाती है। विष्ठा मतलब आप समझ रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ होगा वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, क्योंकि क्लोएका के अंदर क्या हो गया, जल का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है। एक मैंने यूं ही बीच में एक फैक्ट बताया आपको रेप्टाइल और बर्ड से रिलेटेड। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। एक फैक्ट और बताना चाह रहा हूं मैं आपको यहाँ पे गुआनो के बारे में। एक होता है गुआनो। गुआनो जो है आपके पास में वो पक्षी की विष्ठा को बोलते हैं, पक्षी की विष्ठा। ठीक है, पक्षी की विष्ठा मतलब आपके पास में हो गया बर्ड की पॉटी। ठीक है, क्या होती है, बर्ड की पॉटी। गुआनो जो होता है वो बूंद बूंद के रूप में निकलता है, मतलब जो इनकी पॉटी होती है वो बूंद बूंद के रूप में निकलती है। और इनके अंदर से, जैसे अगर अपन बात करें ना गुआनो की जो विष्ठा होती है, इसका यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल होता है, किसमें, कमर्शियल लेवल पे, व्यावसायिक स्तर पे। तो गुआनो यानी कि जो पक्षी की विष्ठा है, इसमें से क्या करते हैं, इसमें से यूरिक अम्ल का या को निकालकर शेष विष्ठा का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। समझें क्या होता है, व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। ये होता है आपका इसमें गुआनो का मकसद। ठीक है ना, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा इसके अंदर। ऑलराइट, इसके अलावा यूरेकोटैलिज्म में उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे वो बता देता हूँ। ये गुआनो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये बात थोड़ी सी ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या नाम है, एग्जाम्पल्स बताता हूँ इसके। उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण क्या क्या आ सकता है इसके अंदर, कीट। पहला उदाहरण हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कीट। कुछ क्रस्टेशियंस, ठीक है,
3 नंबर पे अपन लोग इसके अंदर उदाहरण क्या लिख देंगे कि सरीसर्प। सरीसर्प में भी स्पेशली क्या आ जाएगा, सर्प आ जाएगा, सर्प यानी कि सांप एवं छिपकली क्या जाएगी, छिपकली। ये हो गया। 4 नंबर पे अगर अपन बात करें इसके अंदर तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, पक्षी। ठीक है, क्या आ जाएगा, पक्षी। ये कुछ उदाहरण हैं जो आपके पास में मैंने पेश किए हैं यहां पे किसके अंदर, यूरेकोटेलिज्म के अंदर। मानव के अंदर यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है वो आपको समझाता हूं। मानव के अंदर यूरिक अम्ल का निर्माण होता है प्यूरिन नाइट्रोजनस क्षारक के टूटने से। अब ये प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो कहां मिलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में मिलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। समझे क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनता है, 5 कार्बन शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट समूह से। तो न्यूक्लिक अम्ल का एक घटक जिसमें कौन है, नाइट्रोजन क्षारक है। ये नाइट्रोजन क्षारक जो है आपके पास में 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मानव के अंदर यूरिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ये आपके पास में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन, प्यूरिन, और एक होता है कौन सा, पिरिमिडीन। अच्छा, ये नाइट्रोजन क्षारक मिलते कहां पे हैं? ये नाइट्रोजन क्षारक मिलते कहां पे, ये नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं डीएनए या आरएनए में, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल वही होता है। डीएनए का पूरा नाम बोल के देखो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम बोल के देखो, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, है ना। तो प्यूरिन के अंदर 2 क्षारक आते हैं बेटा, एक होता है कौन, एडिनिन, और एक होता है कौन, गुआनिन। ठीक है। पिरिमिडीन के अंदर 3 आते हैं आपके पास में, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये सब आप पढ़ोगे इसी वर्ष, ठीक है ना। एक तो केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा 12th क्लास में, 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु का एक पार्ट होता है उसमें भी है ये, है ना। तो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। मैं बता रहा हूं यूरिक अम्ल का निर्माण मनुष्य में कहां पे होता है, मतलब कैसे होता है, मनुष्य में यानी कि ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, बता रहा हूं आपको, मनुष्य में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक के टूटने से किसका निर्माण होता है, यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपके पास में, देखो प्यूरिन और गुआनिन, सॉरी प्यूरिन की जगह मैं एडिनिन लिख दूं क्योंकि प्यूरिन के अंदर आ रहा है एडिनिन और गुआनिन। तो इसको अपन कैसे लिख देंगे, एडिनिन और क्या लिख दें अपन यहां पे, गुआनिन। ये दोनों टूट के बनाएंगे जेंथीन। जेंथीन भी एक नाइट्रोजन क्या होता है आपके पास में कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और जेंथीन आगे क्या होता है बेटा आपके पास में कन्वर्ट होता है। जेंथीन आगे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर होता है आपके पास में, यूरिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, यूरिक अम्ल के अंदर। तो मनुष्य के अंदर यदि आपसे पूछे कि यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, तो प्यूरिन नाइट्रोजन समूह के टूटने से क्या होता है, यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये याद रखिएगा आप लोग इसके अंदर। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूं जो कि एक बीमारी के रूप में है, गाउट बोलते हैं जिसको अपन, क्या बोलते हैं, गाउट बीमारी। गाउट जो डिजीज है हमारे पास में, इसके बारे में हम ये पाठ खत्म होने लगेगा तो अपन बीमारियों का सेक्शन पढ़ेंगे, वहां पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है गाउट को, क्योंकि यूरिक अम्ल में पढ़ा रहा हूं इस वजह से बच्चों, है ना। तो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, गाउट के बारे में। थोड़ा आराम से लिख देता हूं, गाउट एक बीमारी है बेटा। क्या है, गाउट बीमारी है। ये एक उपापचय क्रिया का क्या है आपके पास में, डिसऑर्डर्स है। क्या है ये, उपापचय क्रिया का क्या है, डिसऑर्डर है। गाउट में क्या होता है, कुछ जो अपने पास में उपापचय क्रियाएं होती है। ठीक है, जैसे कि अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, कुछ उपापचय, कैसी, उपापचय, कुछ उपापचय क्रियाओं
में यूरिक अम्ल का निर्माण अधिक हो जाता है। यूरिक अम्ल का निर्माण अधिक हो जाता है। कुछ उपापचयी क्रियाओं में यूरिक अम्ल का निर्माण क्या हो जाता है आपके पास में, अधिक हो जाता है। ठीक है, और अधिक होने के बाद में क्या होता है, और इसके क्रिस्टल्स मतलब ठोस, ठीक है, इसके क्रिस्टल, किसके, यूरिक अम्ल के क्रिस्टल संधियों के मध्य स्थित अवकाश में जाकर जमा हो जाते हैं। समझे मेरी बात को? इसके क्रिस्टल संधियों में स्थित मध्य अवकाश में जमा हो जाते हैं। यह जो बीमारी कहलाती है वो क्या होता है, गाउट होता है। क्या बताया मैंने आपको, सपोज दैट यहां पे एक आपके पास में बोन है, यानी कि हड्डी है, ठीक है, और यहां पे भी आपके पास में क्या है, एक तरह का बोन है। अब ये बोन और बोन, हड्डी और हड्डी के बीच में जो होता है वो होता है संधि। संधि मतलब बेटा क्या, जॉइंट। संधि मतलब क्या होता है, जॉइंट। ठीक है, मान लो ये नी जॉइंट है, घुटने का जॉइंट है, तो दो जॉइंट के मध्य यानी कि दो बोन्स के बीच में स्पेस होता है, हमेशा क्या होता है, जगह होती है, ताकि वो आराम से मूव कर सके। हड्डी अगर पास में ऐसे चिपकी हुई रहेगी तो यहाँ पे जॉइंट का मूवमेंट नहीं होगा। जॉइंट कैसे मूव करेगा, नहीं करेगा। हड्डी तो कभी मूवमेंट करती नहीं है, जॉइंट मूवमेंट करता है, इसलिए दोनों हड्डियों के बीच में क्या होता है, गैप है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि वैसे तो द्रव भरा होता है, इसको साइनोवियल द्रव कहते हैं, लेकिन इन जगह पर, इस स्पेस में क्या होता है आपके पास में, यूरिक अम्ल के क्या होता है, क्रिस्टल्स जम जाते हैं। जब ये यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जम जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है आपके पास में, यहाँ पे जॉइंट का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। रेस्ट्रिक्ट मतलब उसमें रुकावट आने लग जाएगी। बस यही जो डिपोजिशन होता है यूरिक अम्ल के क्रिस्टल का संधियों के मध्य स्थित अवकाश में, संधियां मतलब जॉइंट्स, ठीक है ना, उसके मध्य स्थित अवकाश में, इसी को अपन क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं। क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं। और मुख्य रूप से ये जो बीमारी होती है या कंडीशन होती है, वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में अगर एरर आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, तो उस वजह से होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, यह स्थिति मुख्य रूप से प्रोटीन के उपापचयी क्रिया में डिफेक्ट मतलब क्या हो गया आपके पास में, कोई भी अवरोध आ गया, डिफेक्ट से होती है। ऑलराइट, ये क्या हो गया आपके पास में, गाउट हो गया है। क्या हो गया आपके पास में, गाउट के बारे में अपन लोगों ने बात कर ली है। गाउट एक कंडीशन है या बीमारी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उत्सर्जन तंत्र के जब अपन विकार पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर एंड होने लगेगा उस समय पे डेफिनेटली हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे 3 आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 2 पिछले वीडियो में थे, एमोनोटेलिज्म और यूरियोटेलिज्म। यहाँ पे मैंने यूरेकोटेलिज्म पढ़ा दिया है। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।